सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रिसर्वाइज एकेडमी। ओके, और ये हमारा पहला क्लास है पब्लिक एड का। तो आज हम मेनली बात करेंगे पब्लिक एड ऑप्शनल पेपर के बारे में। ओके, इट्स आवर फर्स्ट क्लास। तो डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। ओके, तो यू ऑल नो कि यूपीएससी मेंस का जो पैटर्न होता है वो इस तरह से होता है। यूपीएससी मेंस के अंदर एक पेपर वन होता है। तो ये जो पेपर वन होता है इसे हम एसे राइटिंग पेपर बोलते हैं। ये आपका एसे राइटिंग पेपर है जो पेपर वन है, ठीक है। और ये पेपर 250 मार्क्स का होता है। गुड, 250 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरह से रहता है कि जो क्वेश्चन है वो दो सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इज इट क्लियर और नॉट? सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 टॉपिक होंगे और ऐसे ही सेक्शन बी के अंदर 4 टॉपिक होंगे। क्लियर है? तो सेक्शन ए से एक टॉपिक को सेलेक्ट करना है इन 4 टॉपिक में से, और सेक्शन बी में से भी क्या करना है, एक टॉपिक को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और दोनों टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है 1200 to 1500 वर्ड्स में। सो यू हैव टू राइट ऐसे इन 1200 to 1500 words on any one topic from section A. Similarly, any one topic from section B. 1200 to 1500 words. ये क्लियर है? अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो पेपर वन एसे राइटिंग पेपर है इसका पब्लिक एड से कैसे लिंक है, कैसे ये लिंक है पब्लिक एड से, ठीक है। देखिए जनरली क्या होता है कि ऑप्शनल पेपर जो होता है वहां पे क्वेश्चन 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 मार्क, 15 मार्क और 20 मार्क। जो 20 मार्क क्वेश्चन को आपको मेरे लिखना होता है 500 to 600 वर्ड में। क्लियर है? ठीक है। तो अभी आपको यदि हैबिट है 500 से 600 वर्ड के क्वेश्चन का लिखने का, ठीक है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेगा इन ऐसे राइटिंग पेपर। ओके, इसके अलावा पब्लिक एड जो जनरली टॉपिक कवर करता है, इन्वायरमेंट का टॉपिक कवर करता है, ये टॉपिक कवर करता है ग्लोबलाइजेशन वाले को, ठीक है। तो जीएस का जो मैक्सिमम टॉपिक है दैट इज पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑलमोस्ट 60% जो सिलेबस जीएस का पब्लिक एड से मिलता जुलता है। तो वंस यू हैव मास्टर्ड ओवर यूपीएससी जीएस सिलेबस, ओके, तो इस केस में यूपीएससी का ऐसे लिखना आपके लिए काफी आसान वे है। जो कि यूपीएससी का जो ऐसे होता है अलग टाइप का ऐसे होता है, वो स्कूल टाइप का ऐसे नहीं होता है, कॉलेज टाइप का ऐसे नहीं होता। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जनरली जो मतलब जो भी आपका सोशल इशूज है, इकोनॉमिक इशूज है, पॉलिटिकल इशूज है, इन्वायरमेंटल इशूज है, क्लियर है, ठीक है, या कल्चरल इशूज है, जो जीएस के सिलेबस का पार्ट है, तो इन सब सबसे संबंधित टॉपिक जो है ऐसे के अंदर पूछा जाता है। क्लियर है? ठीक है। इवन आजकल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछना स्टार्ट कर दिया है ऐसे राइटिंग का। यदि पिछले 2 साल क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है, तो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन वो ज्यादा पूछते हैं। क्लियर है? और फिलोसफी का मतलब हो गया जीएस पेपर फॉर एथिक्स, और एथिक्स का कुछ मतलब बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है, जो मोटिवेशन थ्योरी हो गया एथिक्स के अंदर, एथिक्स के अंदर हो गया वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन। तो ये सारे के सारे जो इशूज हैं, या वो पब्लिक एड के अंदर भी पढ़ना है और जीएस के अंदर भी पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे राइटिंग में जो है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा यदि आप पब्लिक एड ऑप्शन को चूज करते हो। ओके, तो यूपीएससी मेंस का ये पहला पेपर है। अब यूपीएससी मेंस में जो पेपर नंबर 2, 3, 4, 5 होता है, ओके, वो है जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर जो आपका टॉपिक है पेपर 2, 3, 4, 5, ये क्या है आपका? दिस इज योर जीएस पेपर। पेपर 2 मतलब पेपर 1, पेपर 2 3 मतलब 2, 4 मतलब 3 और 5 मतलब 4। ये जीएस का 4 पेपर है। एक पेपर 250 मार्क्स का होता है, तो 250 इंटू 4 दैट इज 1000 मार्क्स। क्लियर है? ठीक है। और 250 मार्क्स का क्या था? पेपर 1 था आपका ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं कि एक एक पेपर को डिस्कस करते हैं कि हर एक पेपर कैसे आपका लिंक है पब्लिक एड के सिलेबस से। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 के बारे में, जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1। अब जीएस पेपर 1 के अंदर 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक है हिस्ट्री, सेकेंड टॉपिक है सोसाइटी, और थर्ड टॉपिक है ज्योग्राफी। ये 3 टॉपिक है, ठीक है, हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी। ओके, तो हमें ये देखना है कि कैसे हिस्ट्री का सिलेबस जो है वो लिंक है आपका पब्लिक एड से, कैसे सोसाइटी लिंक है पब्लिक एड से, और सिमिलरली कैसे आपका ज्योग्राफी लिंक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। ओके, तो पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, इतिहास।
हिस्ट्री में यूपीएससी में जो सिलेबस है वहां पे 3 चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि हिस्ट्री के सिलेबस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ओके। सो वी विल डिवाइड द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री इन 2 पार्ट्स। सो द फर्स्ट वन इज इंडियन हिस्ट्री। सेकंड क्या है? सेकंड है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। तो पहला इंडियन हिस्ट्री और सेकंड आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है। और जो इंडियन हिस्ट्री है इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे 4 पार्ट में, ठीक है, 4 और 5 पार्ट में। तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर पहला टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न। एंशिएंट टू मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न, ये आपका सिलेबस है। क्लियर है? ठीक है। तो ये जो आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट टू मॉडर्न है, ठीक है, ये कहीं भी आपको लिंक नहीं है पब्लिक एड से, तो इसका पब्लिक एड से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री, अब एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर एक मेजर टॉपिक है, दैट इज मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो ये जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन है, और सेम चीज आपको पढ़ना है पब्लिक एड के पेपर 2 में, कौटिल्याज अर्थशास्त्र, ठीक है। तो कौटिल्याज अर्थशास्त्र और मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, ये दोनों आपस में क्या है? मिलता जुलता है। क्लियर है? तो एंशिएंट हिस्ट्री का जो सिलेबस है, कौटिल्याज अर्थशास्त्र, ये पब्लिक एड का सिलेबस है। ये मिलता किससे है? ये मिलता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। तो ये आपको मैच करता है मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। ऐसे ही मेडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। अब इसके अंदर 3 टॉपिक है मध्यकालीन भारत के अंदर, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है मध्यकालीन भारत के अंदर, मेडिएवल हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, दैट इज राजपूताना स्ट्रगल। मतलब राजपूतों के बीच जो है स्ट्रगल होता है, ठीक है, ओके। क्योंकि राजपूत कई पार्ट में क्या है? डिवाइड हो चुके हैं, तो ये आपस में फाइट कर रहे हैं फॉर देयर सुप्रीमेसी। क्लियर है? सडनली क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट होता है और इसके बाद मुगल एम्पायर आता है। ये 3 टॉपिक है। इसमें जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है, दिस यू हैव टू स्टडी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। दिल्ली सल्तनत आपको नहीं पढ़ना है, राजपूत आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, बट यू हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। सो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपने डिस्कस करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। वहां पे लिखा हुआ है टॉपिक के अंदर, लीगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल, लीगेसी ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। कहां पे? पेपर 2 चैप्टर 1। क्लियर है? पब्लिक एड पेपर 2 चैप्टर 1। थर्ड है लीगेसी ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। लीगेसी ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो जो इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है, वहां पे लिखा है मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ना है वेरियस, जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपको डिस्कस करना है वेरियस रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, ठीक है, वेरियस चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यू हैव टू स्टडी अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस इन 1947। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट कवर होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, ओके। और ये सारे टॉपिक को पढ़ना है पब्लिक एड के अंदर भी, ठीक है। तो पब्लिक एड का जो पेपर 2 है, लीगेसी ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का मैक्सिमम पार्ट कवर करता है, ओके। सो लीगेसी ऑफ, लीगेसी मतलब विरासत होता है, तो लीगेसी ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। लीगेसी ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि विरासत, ओके, ये कवर करता है। ये कौन कवर करता है? ये कवर करता है आपको मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस, ओके। सिलेबस पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है हिस्ट्री ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब कि देश के आजाद होने के बाद के इतिहास। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इसमें मेनली आपको पढ़ना है कि आजादी के बाद का जो भारत है, ठीक है, ओके, इंडिपेंडेंस के बाद का जो भारत है, ठीक है, उसमें डिफरेंट जो प्राइम मिनिस्टर है, डिफरेंट जो प्रेसिडेंट है, ओके, उनके बीच का संबंध कैसा था, क्लियर है। इसके अलावा उनके द्वारा कौन कौन सी पॉलिसी को लाई गई, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन रिवॉल्यूशन, ओके, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, क्लियर है, एलपीजी एरा मतलब कि लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जो लाया गया था मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, सॉरी राव गवर्नमेंट के द्वारा 1991, क्लियर है। 2008 का रिसेशन, उस समय गवर्नमेंट कैसी है, ठीक है, मोदी 1, मोदी 2, मोदी 3.0 पे स्टार्ट हो चुका है, क्लियर है, ठीक है।
तो डिफरेंट जो पीएम्स हैं और डिफरेंट जो पीएम का रिजीम है उनके दौरान क्या क्या पॉलिसीज नहीं है, आपको डिस्कस करना है। अब इन सारे एस्पेक्ट को आपको ऑलरेडी डिस्कस करना है पब्लिक एड के अंदर। पब्लिक एड में एक चैप्टर है यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 है पेपर 2 के अंदर। तो ये जो चैप्टर है पेपर 2 के अंदर यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, ये बहुत हद तक लिंक किससे है, ये आपको बहुत हद तक लिंक है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से आपका लिंक है, ठीक है। तो आपने देखा कि हिस्ट्री का जो मैक्सिमम सिलेबस है, ठीक है, वो आपका लिंक किससे है, आपका लिंक है पब्लिक सिलेबस। नाउ कम टू वर्ल्ड हिस्ट्री, कम टू वर्ल्ड हिस्ट्री। तो देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको एंशिएंट और मेडिएवल पार्ट नहीं पढ़ना, ये हमको ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लेकर अभी तक। क्लियर है? तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो पढ़ना है वर्ल्ड वाली, वो कहां से कहां तक डिस्कस करना है, वो डिस्कस करना है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो यूरोप में हुआ था। कब हुआ था? 18th सेंचुरी के आसपास हुआ था, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहां से लेकर पढ़ना है वर्ल्ड वॉर 2 तक। वर्ल्ड वॉर 2.0 क्लियर है। फिर आपको डिस्कस करना है वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर आप कह सकते हो एंड ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर शीत युद्ध। तो कोल्ड वॉर जो इसका एंड कब होता है? 1991 में होता है कोल्ड वॉर का एंड। क्लियर है? 1991 में कोल्ड वॉर का क्या होता है? एंड होता है, ठीक है। और इसके बाद आज का जो वर्ल्ड है, मतलब ये 2008 के बाद जो वर्ल्ड है, ठीक है, कंटेम्पोररी वर्ल्ड, आज का जो वर्ल्ड है, ठीक है, जिस वर्ल्ड को डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, क्लियर है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि आज का जो वर्ल्ड है वो कैसा वर्ल्ड है? मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो कंटेम्पोररी वर्ल्ड को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1991 जब कोल्ड वॉर क्या होता है? एंड होता है। जब कोल्ड वॉर एंड होता है तो कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद, ओके, कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद एक नए एरा की शुरुआत होती है जिसको हम बोलते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड। क्या बोलते हैं? यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर है। जब 1945 में क्या होता है? वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 पोल्स, दैट इज कॉल्ड बाइपोलर वर्ल्ड, ओके। तो पहला पोल है यूएसएसआर जो कि कम्युनिज्म, कम्युनिज्म का मतलब होता है सोशलिज्म एक तरह से, ठीक है। तो सोशलिज्म का ही एक्सट्रीम फॉर्म होता है कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म के आइडियाज को प्रोपोगेट कर रहा है ऐसे कंट्री के अंदर जो कंट्री डीकोलोनाइज हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1947 में इंडिया क्या हुआ? डीकोलोनाइज हुआ। ऐसे ही एशिया अफ्रीका के अंदर बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जो डीकोलोनाइज हो रहे थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। और इन सभी कंट्रियों को क्या कहते हैं? इन सभी कंट्रियों को एज ए कस्टमर अटैक कर रहा था कौन? यूएसएसआर और यूएसए अपने अपने तरफ। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड 2 पोलर वर्ल्ड या बाइपोलर वर्ल्ड, ओके। तो ये जो बाइपोलर वर्ल्ड है इसमें दोनों पोल के बीच जो फाइट चल रहा है, ठीक है, और दैट फाइट इज फ्रॉम बैक इट, नॉट फ्रंट टू फ्रंट। इसी क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर का जो एरा है 1945 से लेकर 1991 तक, ये जो एरा है आपका क्या है? 2 पोलर मतलब बाइपोलर वर्ल्ड का एरा, जहाँ पे 2 सुपर पावर आपस में फाइट टू फाइट कर रहे हैं, नेक टू नेक फाइट कर रहे हैं, ठीक है। बट फाइट क्या हो रहा है? फाइट बिहाइंड द डोर हो रहा है, फ्रंट टू फ्रंट वॉर नहीं हो रहा है। और इसको हम बोलते हैं शीत युद्ध का काल या कोल्ड वॉर बोलते हैं। क्लियर है? लेकिन 1991 में क्या होता है कि रसिया का विघटन हो जाता है, रसिया कई पार्टों में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, विघटित हो जाता है, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड में एक ही पावर की सुप्रीमेसी, दैट इज कॉल्ड यूएसए। और यूएसए कब तक सुप्रीम है? 2008 तक। आपको पता है 2008 में क्या होता है? इकोनॉमिक रिसेशन आया था। तो 2008 में इकोनॉमिक रिसेशन आया था, ओके। इसके बाद क्या हुआ कि 2008 के इकोनॉमिक रिसेशन में रिसेशन के बाद जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक कोट किया था, ठीक है, कि नाउ वर्ल्ड इज मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में बहुत सारे सुपर पावर है, ठीक है। तो ये कहना कि यूएस एलोन इज सुपर पावर, ये कहीं ना कहीं क्या है? ये कहीं ना कहीं ये रॉन्ग है, जस्टिफाइड नहीं है, ओके। तो 2008 के बाद का वर्ल्ड क्या है? मल्टीपोलर वर्ल्ड। क्लियर है? मल्टीपोलर वर्ल्ड। फिर क्या हुआ कि 2020 में 19 में कोविड आया, ठीक है। तो कोविड होने के बाद वर्ल्ड फिर डिवाइड हो गया, ठीक है, 2019-20। फिर क्या हुआ? एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसको बोलते हैं एंटी ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन। एंटी ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन मूवमेंट ये क्लियर है भाई? तो देखो ये सारे के सारे टॉपिक जो है पब्लिक एड में पढ़ रहे हैं आप, ओके। तो पब्लिक एड में क्या आपका पूरा जो वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस आपका लिंक, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने में भी आपको क्या करेगा? ये हेल्पफुल होगा, सहायता करेगा
ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो है आपका इंडियन सोसाइटी। अगला टॉपिक है आपका इंडियन सोसाइटी। तो योर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन सोसाइटी। ये भी जीएस पेपर 1 के अंदर ही आता है। इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी के अंदर एक टॉपिक होता है जेंडर इशू, जैसे कि खासतौर पर हम बात करते हैं वुमेन इंपावरमेंट के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो जेंडर इशूज, अब पब्लिक एड में एक टॉपिक है एंटी डेवलपमेंट थीसिस। एंटी डेवलपमेंट थीसिस ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 पब्लिक एड में पेपर 1। तो ये जो एंटी डेवलपमेंट थीसिस है ये मेनली बात करता है जेंडर इशू के बारे में, ये बात करता है फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में, ये बात करता है। और समझ में, तो ये पार्ट क्या है आपका जीएस से लिंक है। सेकंड पार्ट है इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, क्लियर है। तो ये तो काफी ब्रीफ है, आपको डिस्कस करना है पब्लिक एड के अंदर, ओके। इसके अलावा सोसाइटी में आपको पढ़ना पड़ता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, एनजीओ के बारे में पढ़ना पड़ता है, सिविल सोसाइटी के बारे में पढ़ना पड़ता है, ओके। तो यहाँ आपको पढ़ना पड़ता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, माइक्रो फाइनेंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, क्लियर है। इन सब बॉडी के बारे में आपको डिस्कस करना होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बॉडी आपको पब्लिक एड के अंदर भी पढ़ना है, गवर्नेंस में भी पढ़ना है पेपर 2 के अंदर, ठीक है, और यहाँ भी पढ़ना है। इसके अलावा वो पढ़ना है कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, ये सब वेरियस थ्योरीज हैं, इस थ्योरी के बारे में पढ़ना है। कम्युनिज्म, कम्युनलिज्म नहीं है, कम्युनिज्म है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कम्युनलिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है। कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म का मतलब ये होता है कि समाजवाद। समाजवाद में क्या होता है कि स्टेट का जो भी रिसोर्स होता है, ओके, उस रिसोर्स के ऊपर क्या होता है, पीपल का होल्डिंग होता है, क्लियर है। जो स्टेट के रिसोर्स के ऊपर पीपल का होल्डिंग होगा दैट इज कॉल्ड समाजवाद, कम्युनिज्म, क्लियर है। तो कम्युनिज्म का एक फॉर्म है सोशलिज्म, क्लियर है। कम्युनिज्म थोड़ा सा एक्सट्रीम होता है, वायलेंट होता है, और सोशलिज्म थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ओके। बट दोनों का पर्पस क्या होता है? दोनों का पर्पस ये होता है कि रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मास के बीच में, वहां मतलब जहां की जो भी डेमोग्राफी है, ठीक है, उस मास के बीच में इक्वली होना चाहिए, ओके। अब देखो 91 के पहले का जो इंडिया था उसमें क्या था, प्लान इकोनॉमी था। तो 91 के इंडिया में क्या था कि मैक्सिमम जो सेक्टर्स थे, ओके, दैट वर गवर्नमेंट सेक्टर्स, क्लियर है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है कम्युनिज्म का, एक फॉर्म है सोशलिज्म, इसका एग्जांपल है, क्लियर है। 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, फॉलो किया कैपिटलिस्ट मॉडल को, जिसको बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, क्लियर है। इस रिफॉर्म के आने के बाद क्या हुआ, आप देखो बराबर ऑक्सफैम का रिपोर्ट आते रहता, आपने पढ़ा होगा रिपोर्ट को, ठीक है, कि क्या कहते हैं कंट्री के अंदर जो है मैक्सिमम रिसोर्स कुछ क्या कहते हैं कुछ माइनॉरिटी लोगों के हाथ में, माइनॉरिटी का मतलब यहाँ पे होता है कि जो कैपिटलिस्ट ग्रुप है, क्लियर है। इसके अलावा क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि देयर इज अ स्ट्रांग नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिशियन एंड द बिजनेस क्लास, क्लियर है। तो बिजनेस क्लास क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल क्लास को इन्फ्लुएंस करते हैं, इलेक्शन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेट पर्पस ये होता है कि बिजनेस क्लास अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, क्लियर है, वो सर्व करने के लिए अल्टीमेटली क्या करते हैं, पॉलिटिकल को इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस में इंपैक्ट करते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। तो ये जो क्रोनिक कैपिटलिज्म, इसकी टेंडेंसी कहीं ना कहीं क्या हुआ, काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, कब, पोस्ट 1991, 1991 के बाद, क्लियर है, ठीक है। तो ये कम्युनिज्म हो गया। कम्युनिज्म का मतलब समाजवाद, समाजवाद का मतलब क्या होता है कि रिसोर्स के ऊपर मतलब मैक्सिमम पीपल का होल्डिंग होगा, क्लियर है। यानी कि मैक्सिमम सेक्टर्स क्या होगा, गवर्नमेंट सेक्टर होगा, पब्लिक सेक्टर होगा, ठीक है। एक होता है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा मार्केट में। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट जो है अल्टीमेटली विम्स एंड फैंसी ऑफ कैपिटलिस्ट के ऊपर चलेगा, क्लियर है। बट इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करता, गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए भाई कैपिटलिज्म, तो ये सब आपको डिस्कस करना है पब्लिक एड के अंदर, और ये सब आपको डिस्कस करना है जीएस पेपर के अंदर भी, ओके। अब पेपर 1 के अंदर थर्ड जो टॉपिक आता है वो आपका है ज्योग्राफी। थर्ड टॉपिक है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल फेनोमेना, क्या लिखा हुआ है,
इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल फिनोमेना, और उसका जो है अभी मतलब उसमें क्या क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। तो जियोलॉजिकल फिनोमेना का मतलब ये होता है कि कोई वॉल्केनिज्म, जो वॉल्केनिज्म होता है, ठीक है, वॉल्केनो का इरप्शन होना, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके अलावा क्या कहते हैं, ग्लेशियर का मेल्ट होना, ओके। तो ये सारे फैक्टर्स आपको डिस्कस करना है ज्योग्राफी के अंदर, लेकिन इसका जो लीगल एस्पेक्ट होता है, लॉ होता है, ओके, ये आपको जीएस के अंदर भी पढ़ना है और ये आपको पब्लिक एड में भी पढ़ना है। तो जो क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज दैट इज पार्ट ऑफ एंटी डेवलपमेंट थीसिस, एंटी डेवलपमेंट थीसिस, थीसिस दिस यू हैव टू डिस्कस इन ज्योग्राफी। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट जो टॉपिक है वो पब्लिक एड के अंदर भी है, और डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक आपका जीएस के अंदर भी है। तो वैसे ये पर्टिकुलरली टॉपिक है मैनेजमेंट, ये पर्टिकुलरली टॉपिक है जीएस पेपर 3 के अंदर, जीएस पेपर 3 के अंदर। और जीएस पेपर 1 भी लिंक है, क्योंकि जब तक आप ज्योग्राफी के बारे में नहीं समझोगे, हाउ कैन यू लिंक वेरियस डिजास्टर्स, ओके। नाउ कम टू जीएस पेपर 2, नाउ कम टू जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2, इसके अंदर 3 टॉपिक है जीएस पेपर 2 के अंदर। पहला टॉपिक है इंडियन पॉलिटी, सेकंड टॉपिक है गवर्नेंस, थर्ड टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन क्लियर है, इंटरनेशनल रिलेशन। और जो इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है, ये पूरा का पूरा पेपर आपका जीएस पेपर 2 है। तो जीएस पेपर 2 जो आपको पढ़ना है, उसमें इंडियन पॉलिटी आपको डिस्कस करना है। तो इंडियन पॉलिटी का जितना भी टॉपिक है वो पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है पब्लिक एड के अंदर, जीएस पेपर 2, ठीक है। और पब्लिक एड पेपर 2 दोनों के यहाँ मिलता जुलता है। गवर्नेंस, गवर्नेंस आपको पेपर 1 के अंदर भी पढ़ना है और पेपर 2 के अंदर भी पढ़ना है। तो पेपर 1 के अंदर पहला चैप्टर है गुड गवर्नेंस, ठीक है। टॉपिक हुआ सिटीजन चार्टर, ओके, राइट इंफॉर्मेशन। तो ये सारा का सारा टॉपिक आपको पेपर 1 के अंदर पढ़ना है, और ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है यहाँ गवर्नेंस के अंदर भी पढ़ना है, ठीक है। जो इंटरनेशनल रिलेशन है, ये तो वैसे बहुत हद तक करंट अफेयर से लिंक होता है, लेकिन इसका भी थ्योरी होता है इंटरनेशनल रिलेशन का, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो फाउंडेशनल बैकग्राउंड है कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, कैसे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, कैसे आइडिया ऑफ कम्युनिज्म आया, कैसे आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म आया, क्लियर है, ठीक है। इंडिया का जो मतलब फॉरेन पॉलिसी है, उसका बेसिस क्या होता है, ओके। व्हाट इज द नेचर ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, मतलब कि 1991 के बाद फॉरेन पॉलिसी का शेप कैसा होगा, ओके। 91 के पहले फॉरेन पॉलिसी किस तरह की थी, इस सब का जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है वो कौन, पब्लिक एड, ठीक है। तो पब्लिक एड में आपको पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, इन ब्रीफ आपको डिस्कस करना है, ओके। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी थ्योरी कैसे कैसे इवॉल्व हुई है, ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर कैसे ईस्टर्न वर्ल्ड उससे इंस्पायर हुआ है, क्लियर है। इन सारी थ्योरी को आपको अल्टीमेटली डिस्कस करना है पब्लिक एड के अंदर, ओके। और इवन पब्लिक एड में एक चैप्टर है पब्लिक पॉलिसी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो पब्लिक पॉलिसी जो है, यानी कि पॉलिसी एस्पेक्ट आपको जानना है, गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में आपको जानना है। तो ये गवर्नेंस का भी पार्ट है, और कुछ ना कुछ हद तक ये लिंक है इंटरनेशनल रिलेशन से, ठीक है। बट इंटरनेशनल रिलेशन से डायरेक्टली संबंधित आपका पब्लिक एड नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो कुछ पार्ट, फ्यू पार्ट, फाउंडेशन पार्ट, फाउंडेशन पार्ट इट इज लिंक्ड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। नाउ कम टू जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 3। तो जीएस पेपर 3 के अंदर जो टॉपिक आपका है वो इस तरह से है। पहला टॉपिक है इकोनॉमिक्स, फर्स्ट टॉपिक क्या है, इकोनॉमिक्स। सेकंड टॉपिक है इन्वायरमेंट, थर्ड टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, चौथा टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी, और पांचवा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पांचवा टॉपिक है, ओके। तो पहला टॉपिक है इकोनॉमिक्स, पहला टॉपिक क्या है, इकोनॉमिक्स।
और देखो पब्लिक एड का जो पेपर 1 है और पब्लिक एड का जो पेपर 2, यहाँ पे टॉपिक है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको मेनली पढ़ना है फिस्कल पॉलिसी के बारे में। फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसी होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको रिलीज करता है। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, किसी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, इसकी पॉलिसी को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर है, इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इसके अलावा बजट, बजट का प्रोसेस क्या होता है, बजट, ठीक है, बजट, प्लानिंग, प्लानिंग जिसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ठीक है, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। अब तो इसका नाम हो गया नीति आयोग, नीति आयोग। क्लियर है, ये सारे के सारे टॉपिक जो है पब्लिक एड के अंदर टोटल 3 चैप्टर फाइनेंस के ऊपर है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो एक चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 12 पब्लिक एड पेपर 1 के अंदर, ऐसे प्लानिंग जो है पेपर 2 के अंदर है, और चैप्टर नंबर 8 है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 के अंदर। ये जो 3 चैप्टर है ये इकोनॉमिक्स का जो है वास्ट कोर्स के कवर करता है। क्लियर है, यानी कि इकोनॉमिक्स का ऑलमोस्ट 50% सिलेबस है। नियरली कितना सिलेबस, 50% सिलेबस ये कवर करता है ओनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ये फायदा है पब्लिक एड को ऑप्ट करने से। नेक्स्ट पार्ट है इन्वायरमेंट। तो जितने भी इन्वायरमेंटल लॉज वगैरह होते हैं, ठीक है, इसमें टॉपिक है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, और पब्लिक एड में टॉपिक है एंटी डेवलपमेंट केसेस। ये चैप्टर नंबर 8 है पेपर 1 के अंदर, एंटी डेवलपमेंट केसेस। ओके, ये आपको लिंक है इन्वायरमेंटल लॉस। ओके, इससे शुरुआत कैसे होती है, कैसे इससे पॉलिसी मेकिंग होता है, ये सारा का सारा इस पे कहाँ पे कवर है, इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कवर है। ओके, नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पढ़ना है पब्लिक एड के अंदर भी, और जीएस पेपर 3 के अंदर भी पढ़ना है। इंटरनल सेक्रेटरी आपको पढ़ना है पब्लिक एड पेपर 2 में पढ़ना है, ठीक है। साइंस टेक जो है ये आपका लिंक नहीं है पब्लिक एड से पेपर 3 के अंदर। ओके, जीएस पेपर 3 के अंदर। अब एक लास्ट चैप्टर बचता है आपका, लास्ट चैप्टर क्या आपका, लास्ट चैप्टर आपका है जीएस पेपर 4, दैट इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ओके, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। जीएस पेपर 4, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। गुड। तो जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। अब इसके अंदर कुछ टॉपिक है जो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि इसके अंदर टॉपिक है वैल्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेटर। यानी कि एक जो पब्लिक सर्वेंट होता है उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज होना चाहिए, उसके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उसके अंदर इंपैथी होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर करेज होना चाहिए, उसके अंदर क्या कहते हैं वो एक गुड मोटिवेटर होना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो वैल्यूज हैं ये आपको डिस्कस करना है पब्लिक एड के अंदर और जीएस पेपर 4 के अंदर, ठीक है। पेपर 4 में लिखा हुआ है सिटीजन चार्टर, सिलेबस आप देख लीजिएगा, सिटीजन चार्टर, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, करप्शन, करप्शन। अब ये सारे के सारे टॉपिक जो है पब्लिक एड के अंदर भी पढ़ना आपको, ठीक है। तो ये पब्लिक एड में पढ़ना है, एथिक्स के अंदर भी पढ़ना है, तो दोनों पार्ट क्या है, कॉमन है, ठीक है। और एथिक्स का जो मैक्सिमम केस स्टडी होता है, क्योंकि एथिक्स में पेपर 2 तरह का होता है। एथिक्स का जो पेपर होता है उसमें पार्ट 1 जो होता है और सेक्शन बी जो होता है, तो सेक्शन बी कंप्लीटली केस स्टडी होता है, और सेक्शन ए जो है वो थ्योरी पूछता है आपसे, कॉन्सेप्ट पूछता है एथिक्स का। क्लियर है। तो सेक्शन बी का जो केस स्टडी है वो पेपर का तो ऑलमोस्ट क्या कहते हैं हाफ पार्ट है, मतलब नियरली 120-25 नंबर का जो है केस स्टडी होता है, और 120-25 नंबर का क्या होता है, थ्योरेटिकल पार्ट होता है। तो नियरली 50% जो पार्ट ऑफ क्या कहते हैं पार्ट ऑफ पेपर 4 है वो केस स्टडी है, और केस स्टडी को सॉल्व करने में पब्लिक एड बहुत हद तक हेल्पफुल होता है। ये पब्लिक एड की थ्योरी आपको पब्लिक एड का मास्टर ही अच्छा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करेगा केस स्टडी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। तो इस तरह आपने ये देखा कि पब्लिक एड को लेने से फायदा आपको ये है कि पब्लिक एड का जो सिलेबस है, ठीक है, वो जीएस का लगभग 50-60% कोर्स जो है क्या कहते हैं मतलब कवर करता है, उससे लिंक है, और यूपीएससी की तैयारी के लिए एक बढ़िया सा फाउंडेशन आपको ये प्रोवाइड करता है, ठीक है।
अब थोड़ा सा हम बात ये कर लेते हैं कि पब्लिक एड में क्वेश्चन को एड्रेस कैसे करना है, मतलब आंसर कैसे करना है और पब्लिक एड का पैटर्न क्या होता है। गुड। देखिए कोई भी जो ऑप्शनल पेपर होता है, एनी ऑप्शनल पेपर, चाहे वो पब्लिक एड हो, फिजिक्स हो, जैसे मेरा फिजिक्स और पब्लिक एड दोनों था पुराने पैटर्न में बिफोर 2013, और बाद में मैंने फिजिक्स ऑप्शन लिया था, ठीक है। तो ऑप्शनल पेपर इसमें जैसे दो पेपर होगा, पहली बात तो ये है कि इसमें दो पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2, और दोनों पेपर 250 मार्क्स का होगा। क्लियर है, मतलब ऑप्शनल पेपर हो गया 500 मार्क्स का। ठीक है भाई, तो ऑप्शनल पेपर कितना हो गया, 500 मार्क्स का हो गया। ओके, अब देखिए भाई, जो दोनों पेपर है, ठीक है, पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये दो सेक्शन होंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये दो सेक्शन होंगे, ठीक है। अब सेक्शन ए के अंदर 4 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, और सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन होंगे, 5, 6, 7 और 8, ये 4 क्वेश्चन होंगे। क्लियर है। तो सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 1 है और सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, ये कंपलसरी है, आपको आंसर करना ही करना है। क्लियर है, तो कंपलसरी आंसर करना है। और जो क्वेश्चन 2, 3, 4 है, ठीक है, यहाँ से आप या तो दो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए, तो इस केस में 6, 7, 8 से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यदि 2, 3, 4 में से किसी एक क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करते हैं तो 6, 7, 8 से आपको दो क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये क्लियर है। तो इस तरह से क्या करना है कि जो रेस्ट जो 2, 3, 4 और 6, 7, 8 है, ठीक है, तो इस 6 क्वेश्चन में दोनों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हुए एट द मोस्ट आपको 3 क्वेश्चन को आंसर देना, ठीक है। अब हर एक क्वेश्चन का जो एग्रीगेट वैल्यू होता है 50 मार्क्स होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका एग्रीगेट वैल्यू कितना है, 50 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका एग्रीगेट वैल्यू कितना है, 50 मार्क्स है। और यहाँ से आपने दो क्वेश्चन एड्रेस किया तो इस सेक्शन में दो क्वेश्चन तो 100 मार्क्स, और यहाँ से आपने एक क्वेश्चन एड्रेस किया तो 50 मार्क्स, और यदि आपने एक क्वेश्चन एड्रेस किया तो 50 मार्क्स, और आपने दो क्वेश्चन एड्रेस किया तो 100 मार्क्स। ये क्लियर है। तो इस तरह से जो नेट आपका पेपर है कितना नंबर का है, 250 नंबर का है। देखिए 50, 50, 100, 200 और 50, या 150 प्लस 100 तो 250 हो गया। क्लियर है, आप जोड़ के देख लीजिए। ओके, सिंपल मैथमेटिक्स है, ओके, ये आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 5 जो होता है, 1 और 5, इसके 5 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 5 के, ठीक है। और 5 पार्ट जो है हर एक क्वेश्चन इसका 10 नंबर का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 5 के 5 पार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट होगा, ए, बी, सी, डी और ई, और ऐसे क्वेश्चन 5 का भी 5 पार्ट होगा, ठीक है। और हर एक जो पार्ट है वो 10 मार्क्स का होगा, तो 10 इंटू 5 दैट इज 50 मार्क्स। और स्टैंडर्ड होता है 150 वर्ड, 150 वर्ड मतलब एक पेज आपको मिलेगा इसको लिखने के लिए। तो 150 वर्ड जो है वो स्टैंडर्ड होता है, इतने में आपको लिखना होता है। क्लियर है। ओके, बट वर्ड मैटर नहीं करता, मैटर करता है कंटेंट। तो जनरली 100 से 150 वर्ड के बीच आपको आंसर होना चाहिए, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हो गया या 6, 7, 8 था, इसमें हर क्वेश्चन का 3 पार्ट होगा, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। जैसे 2 का ए पार्ट, 2 का बी पार्ट, 2 का सी पार्ट। क्लियर है। अब ये जो ए पार्ट होगा ये 20 मार्क्स का होगा, बी पार्ट होगा 15 मार्क्स का, और सी पार्ट होगा 15 मार्क्स का। तो जनरली जो 20 मार्क्स क्वेश्चन होता है इसको आप 450 से 500 वर्ड में लिखिए, 450 to 500 वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए। ये जो 50 मार्क्स क्वेश्चन है इसको आप लिखिए 300 से 350 वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिए, या 250 से 350 वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैंने क्या बोला कि वर्ड मैटर नहीं करता, ठीक है। मैटर क्या करता है कि आपका जो कंटेंट है वो कितना ज्यादा रिच है, ये मैटर करता है, ठीक है। अब थोड़ा हम सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा सोर्स आपको फॉलो करना है, ठीक है। विच काइंड ऑफ सोर्स यू हैव टू फॉलो। देखिए पब्लिक एड में सबसे जो इंपॉर्टेंट किताब है वो है प्रसाद एंड प्रसाद, ठीक है, पेपर 1 के, ठीक है। तो पेपर 1 के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बुक है पेपर 1, पेपर 1 सबसे इंपॉर्टेंट बुक है प्रसाद एंड प्रसाद। ये पढ़ना आपको थिंकर के लिए, इट इज फॉर थिंकर। और थिंकर जो कोर है, ठीक है, थिंकर क्या है, कोर है पब्लिक एड। थिंकर आप समझ गए तो पब्लिक एड को समझ में आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो थिंकर क्या सबसे टफेस्ट पार्ट है और सबसे ज्यादा क्या फंडामेंटल पार्ट है, फाउंडेशनल पार्ट बोल सकते हो पब्लिक एड। क्लियर है। और ये पढ़ना एक ही किताब से, प्रसाद एंड प्रसाद। ओके। सेकंड बुक है मोहित भट्टाचार्य, वेरी वेरी गुड बुक,
इंपॉर्टेंट बुक, मोहित भट्टाचार्य। अब इनकी बहुत सारी किताबें आती है, भट्टाचार्य। तो जो बुक लेनी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि कौन सी बुक लेनी है। तो ये पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर 1। कई बार क्या होता है कि जो मोहित भट्टाचार्य उसका लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लोगों को समझ में नहीं आता, तो इस केस में आप फादिया फादिया पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है, BL फादिया फादिया, फादिया फादिया। इसके साथ साथ आपको IAPA का रिपोर्ट पढ़ना है, ठीक है, IAPA का रिपोर्ट पढ़ना है और ARC 2 का रिपोर्ट पढ़ना है। क्लियर है? तो ये हो गया पेपर 1, ठीक है, पेपर 1। जो पेपर 2 है, पेपर 2, पेपर 2, यहाँ पर एक किताब पढ़िए, रजनी अरोड़ा एंड गोयल, रजनी अरोड़ा एंड गोयल। अब पेपर 2 इज मोर कंटेम्पोररी, मतलब इसमें करंट अफेयर बहुत ज्यादा आपको लिखना होता है, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो पेपर 2 में आपको बहुत सारा रिपोर्ट वगैरह पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ता है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, इसको हम लोग पढ़ते हैं पेपर 2 के लिए, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। इसको मेनली हम यूज करेंगे प्लानिंग वाले चैप्टर में, एक प्लानिंग एक चैप्टर है। इसके अलावा जो फाइनेंस का चैप्टर है वहां पे इसको हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? तो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ये आपको पढ़ना है। एक चैप्टर है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, तो वो भी आपको पढ़ना है, और ARC 2 आपको अच्छी तरह से कमांड होना चाहिए, ठीक है, ARC 2। जो IAPA का जर्नल है वहां से आप वेरियस केस स्टडी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, फॉलो कर सकते हैं। और अल्टीमेट चीज क्या है? अल्टीमेट चीज है क्वेश्चन बैंक। ये तो प्रीरिक्विजिट है, ठीक है, इसके बिना आपको कुछ हो नहीं सकता। तो अल्टीमेट चीज है क्वेश्चन, क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होता है किसी भी ऑप्शन का, नॉट ओनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनी ऑप्शन, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बैंक को आप सॉल्व करते हो, खासतौर पर 2013 से लेकर 2023 तक का, क्योंकि अभी जो मैं क्लास आपका ले रहा हूँ, तो अभी तो जून चल रहा है, कल प्रीलिम्स का एग्जाम है UPSC का। तो ऑल द बेस्ट फॉर टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर हु आर गिविंग दिस अटेम्प्ट, ओके। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक 4 होते हैं। क्वेश्चन बैंक को आप सॉल्व करते हो तो क्या होता है कि एक आपका फाउंडेशन काफी स्ट्रांग होता है। लिखने से क्या होता है ना कि लिखने से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि लिखना काफी चैलेंजिंग है, पढ़ना तो काफी आसान है, ठीक है, बहुत परफेक्ट है। बट पढ़ के चीजों को रिप्रोड्यूस करना, लिख लेना, ये चैलेंजिंग काम होता है, ठीक है। तो अब लिखने पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। और लिखने से अल्टीमेटली फायदा आपको ये होगा कि यू नो द बाउंड्री ऑफ UPSC सिलेबस, UPSC का बाउंड्री क्या है। और एक बार आप बाउंड्री जानकर तो क्या होगा कि अनवांटेड सोर्स को पढ़ने से बच जाओगे, क्योंकि जनरली क्या होता है विद्यार्थी अनवांटेड सोर्स ज्यादा पढ़ता है, ओके। तो चलिए आज हम क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर। तो हम लोग पेपर 1 से कोर्स को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पेपर 1। और पेपर 1 में पहला जो चैप्टर है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से हम कोर्स को स्टार्ट करेंगे, ओके। इसके अलावा ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, ऑफलाइन, और मतलब इफ यू वांट टू ज्वाइन फुल कोर्स तो यू मे ज्वाइन ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स एज वेल एज live course also, okay। So thank you everyone.